सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक की व्याख्या भाग चल रहा है। हम आज इसमें आगे बढ़ते हुए सीधे अपने व्याख्या भाग पर आते हैं। अब तक आपने देखा कि सकराज और कोमा के बीच में एक वार्तालाप हुआ और उसके बाद जो कोमा सकराज को मंच पर बिठाकर उसके लिए मदिरा का प्याला लेने चली जाती है और सकराज वहाँ बैठ जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब आगे के व्याख्या भाग में देखते हैं। खिंगल का प्रवेश। कोमा, स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। क्या ले आती है? मदिरा का प्याला। सकराज, कहो जी, क्या समाचार हैं? सकराज खिंगल से पूछ रहा है। खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, कि हमने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम ये जो शर्त है इसको हम मनवा कर ही दम लेंगे, वरना आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये सारी चीज़ें महाराज मैंने वहाँ पर रखी हैं। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो हमारी शर्तें माननी होंगी या उन्हें फिर मरने के लिए तैयार रहना होगा। या तो अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। या तो अपने प्राण दे दें या जो संधि के नियम थे उनको स्वीकार करें। अर्थात जो सकराज द्वारा भेजा गया जो खिंगल नाम का जो वहाँ पर एक दूत है, वो आकर बताता है सकराज को कि मैंने आपका जो संधि प्रस्ताव है वहाँ अच्छे से वहाँ उसको समझाते हुए उस पर वार्तालाप करने के लिए वहाँ प्रस्तुत कर दिया है और उसका प्रत्युत्तर भी अब आ गया है। सकराज उत्सुकता से, तो वे इसे समझ गए न? खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था महाराज? यह छोकड़ा रामगुप्त, देखिए उसको छोकड़ा रामगुप्त, यानी जिसको ज्ञान नहीं हो, छोटा बच्चा जिसको हम बोल सकते हैं, जो अभी अभी नया नया राजनीति में आया हो, छोकड़ा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था, कि वो भी अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय होने निकला था। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उसे हम लोगों ने पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था। बीहड़ पहाड़ी घाटियाँ अर्थात यानी हम जैसे लोगों से, हम जैसे दुर्गम लोगों से उसका पाला नहीं पड़ा था जो उसका रास्ता रोक दें। किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो खिंगल है उसने राजा का जो संधि प्रस्ताव है वो रामगुप्त के सामने प्रस्तुत कर दिया और रामगुप्त ने उस संधि प्रस्ताव को मान लिया। सकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं, क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। यानी सकराज जो है वो प्रसन्न होकर एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि तुमने जो मेरा जो प्रस्ताव है उसको तुमने स्वीकार करवा दिया है दूसरे राजा से। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया कि आपने जो भी उपहार मांगे थे संधि में वो सारे के सारे स्वीकार हैं और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। और जो सबसे बड़ी जो शर्त आपने लगाई थी ध्रुव स्वामिनी आपकी होगी,
तो वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वो शीघ्र ही आपसे भेंट करेगी। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। देखिए, एक तरफ जो कोमा का कोमल हृदय है वो चौंक उठती है कि किसी एक नारी की जो क्या कह सकते हैं उसको, शक्ति है। नारी एक अपने आप में कोमलांगी होती है, उसकी इज्जत को अब यहाँ एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इज्जत उसकी उतारी जा रही है, जो बहुत ही गलत है। और जो सकराज है वो प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोर देता, अर्थात उससे वो अपनी प्रसन्नता को दबा नहीं पाता और सबके सामने प्रकट कर देता है कि अब तो ध्रुव स्वामिनी बस मेरी होने ही वाली है। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया है। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। देखिए, यहाँ पर जो सकराज है उसका जो प्रतिशोध है वो झलक रहा है। वो कहता है कि आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी, उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध, कि जो उनकी पराजय हुई थी उनका जो प्रतिशोध है वो बदला मैं ले रहा हूँ। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में, जो गुप्त लोग हमें कहते हैं कि आप तो क्या हो, जंगली हो, बर्बर हो, असभ्य हो, वो कहें, लाख कहें, लेकिन फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। तो उस जैसा वो हमें बर्बर बताते हैं तो मेरी प्रतिहिंसा यानी मेरा बदला भी स्वाभाविक रूप से बर्बरता के अनुकूल ही होगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए स्त्रियां भी मांगी थी, जो मैंने तो ध्रुव स्वामिनी को मांगा था और मेरे सूर सामंतों के लिए स्त्रियां भी मांगी थी, तो उसका क्या रहा। तो खिंगल कहता है, वे भी साथ ही आएंगी महाराज। सकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो और इस विजय का उत्सव मनाओ और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुलाओ। यानी आज तो इस तरह का एक माहौल बना दो जिसमें उन्मत्त होकर सारा जो राज दरबार है वो नाचे, गाए और झूमे कि हमने जो संधि पत्र भेजा था वो उन लोगों ने स्वीकार करके अपनी अधीनता हमें दे दी है। इस प्रकार खिंगल का प्रस्थान, और सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास आकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश, दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां चुपचाप नाचती हुई गाती हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि बिना किसी विजय के ही एक विजय उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी मूर्खता का परिचायक है। जब तक आप उस युद्ध को अपने नाम ना कर लो, जीत ना लो, तब तक उसका विजयी जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। लेकिन सकराज अपने अभिमान में चूर है और उसे पता ही नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। एक सामंत, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है वो, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ मदिरा ही दिखाई दे रही है। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए और भर भर कर आज मदिरा पिए और आनंद मनाइए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। सानुरोध यानी कह कह के कि पिए, आज तो विजय उत्सव है इसलिए पीने का दिन है। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं,
उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। दूसरा सामंत की जो कथन है उसमें ये झलक रहा है कि हमें युद्ध करना ही पड़ता। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। कितना अच्छी बात कही है इसने, बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी एकड़ी भूल जाते। बहुत अच्छी बात कही है, सारी एकड़ी भूल जाते। दूसरा सामंत, क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, हमसे लड़ते। तीसरा सामंत, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत कहता, तो फिर आओ तुम्ही से निपट लें। इन्हें आपस में ही घमासान हो जाता है, क्योंकि वो मदिरा पान किए हुए हैं और एक दूसरे से उलझ जाते हैं। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है और तूर्यनाद बजता है। सकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है खिंगल। यानी रात्रि के आगमन की सूचना है और दुर्ग का द्वार बंद होने का अर्थ यह है कि अब तो अगले दिन एक बार सूर्य उदय होगा और सकराज की जो जीत हुई है इस संधि में, उस जीत का स्वाद सभी को चखने को मिलेगा। तो आज की व्याख्या भाग आज यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।